So hello everyone, I am Abhishek Chaube and you are watching Law Putra YouTube channel. तो today we will discuss about framing of charges. So framing of charge यानी कि चार्ज को फ्रेम करना। चार्ज को फ्रेम करना ये सीआरपीसी सेक्शन 228 के अंदर डिफाइन करती है और बताती है कि चार्ज को किस तरह से फ्रेम करना है। ये असल में ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट के अंदर आती है कि जब भी कोई ट्रायल सेशन कोर्ट के अंदर चलता है तो उसको किस तरह से चार्ज को फ्रेम करना होता है। सो चार्ज बेसिकली होता क्या है, हमने पढ़ा है कि चार्ज कोई भी हेड ऑफ द चार्ज होता है, लाइक जो भी ऑफेंस होता है या फिर जो भी क्राइम कमिट होता है तो उसका सेक्शन, उसके जो भी पीनल प्रोविजन होता है सब कुछ जो है उसके अंदर लिखा जाता है, वो चार्ज होता है। कंटेंट ऑफ द चार्ज हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो सेक्शन 211 से जो है चार्ज को डिफाइन भी किया गया है। सो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बेसिकली कुछ नहीं है, यह है चार्जेस को फ्रेम करना उस केस के हिसाब से ताकि जो एक्यूज्ड है वो खुद को डिफेंस कर पाया, तो या तो वो प्लीड्स गिल्टी या तो गिल्टी प्लीड कर लेगा चार्ज को फ्रेम करने के बाद कि हाँ मैंने ये क्राइम की है, या तो फिर उसे क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं अपना डिफेंस लेना चाहूँगा, फिर उसका डिफेंस लॉयर आएगा एंड देन डिफेंस, और वो जो है प्रोसिक्यूशन आगे की ओर बढ़ेगी। तो जब तक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं होता है तब तक ट्रायल नहीं चलता है। सो चार्ज को फ्रेम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम समझ सकते हैं। तो ये क्या कहती है, देखो आप डायरेक्ट से अगर हम सेक्शंस को पढ़ें तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 228 को डिफाइंड है और ये इस तरह से कहती है कि इफ़ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हेयरिंग एज अफोरसेड द जज इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड्स फॉर प्रेज्यूमिंग दैट एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। सो अगर जज को ये लगता है कि एक्यूज ने ये ऑफेंस कमिट किया है उसके बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि इसके पहले जो सेक्शन है यानी कि सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी वो डिस्चार्ज की बात करती है। मतलब यानी कि अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये क्राइम जो है इसने कमिट नहीं किया है तो उसको डिस्चार्ज किया जाता है, उसका जो है रीज़न जो भी होगा उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है मजिस्ट्रेट को। सो अगर उसे लगता है ये रीज़न होता है कि नहीं इसी ने कमिट किया है तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे एंड सेक्शन 228 के अंदर हम क्या करेंगे, चार्ज को फ्रेम करेंगे। तो इसका क्लॉज 1 का क्लॉज ए क्या कहती है, इसका क्लॉज 1 का क्लॉज ये कहती है कि इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाई द court of session he may frame a charge against the accused and by order transfer the case to the trial CJM। तो क्या करता है, अगर मान लो कि उसे ये लगता है कि ये केस जो है ट्राइबल और कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट के पास यानी कि CJM यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए, तो उसको वो क्या करेगा, चार्ज को फ्रेम करने के बाद ट्रांसफ़र कर देगा केस को CJM के पास कि आप इसको ट्रांसफ़र कीजिए और फिर वो उस एक डेट देके और उसको ट्राइबल करना स्टार्ट कर देगा मजिस्ट्रेट। अगर इसका जो क्लॉज बी है वो क्या कहता है कि इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अगर उसको लगता है कि ट्रायल बाय द इसी कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए तो फिर वो क्या करेगा, उस चार्ज को राइटिंग में फ्रेम कर लेगा। अच्छा, क्लॉज 2 क्या कहती है, क्लॉज 2 बताती है कि वेयर द जज फ्रेम्स एनी चार्ज अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड एंड द एक्यूज्ड शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम्स टू बी ट्राइड। जब उसको जज जो है अपने पास रिकॉर्ड करने के बाद सबसेक्शन 2 जैसे हमने पढ़ा कि अपने पास इस ट्राइबल को चलाएगा तो वो उससे पूछेगा कि क्या वो गिल्टी प्लीड करता है, यानी कि सिंपल अगर वो गिल्टी प्लीड करता है कि हाँ ये चार्ज जो मेरे खिलाफ लगे हैं, लेट एज्यूम कि किसी ने खून किया, उसके खिलाफ सेक्शन जो है 302 ऑफ IPC लगी हुई है और वो अगर उसको प्लीड करता है कि हाँ ठीक है मैंने ये खून किया है, अगर वो प्लीड करता है तो उसका कन्विक्शन कर देंगे उसका, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहता है कि नहीं मेरा ट्रायबल होना चाहिए, मतलब कि वो चाहता है कि नहीं मुझे डिफेंस लेना है, मैंने ये क्राइम कमिट नहीं किया है, तो इन प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद तो यही कहती है सेक्शन 228 ऑफ CRPC यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अच्छा देखिए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के स्टेट के लिए जो है एक चीज़ है, एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज द प्रोसिक्यूशन एविडेंस डज नॉट कम्स। देखिए प्रोसिक्यूशन का एविडेंस अभी तक नहीं आता है, तो द मजिस्ट्रेट हैज़ देयरफॉर टू कंसिडर द क्वेश्चन एज टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जनरल कंसिडरेशन। तो मजिस्ट्रेट कैसे कंसिडर करता है कि चार्जेस को, जो जनरल कंसिडरेशन होते हैं, जो भी मटेरियल है उनके सामने पेश करी जाती है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर जो रिकॉर्ड रिविजन करते हैं, लाइक की जो रिपोर्ट होती है उनकी सेक्शन 173 के अंदर जिसको हम चार्ज शीट भी कहते हैं, तो वो जो पुलिस रिपोर्ट जो अपने पास जो रखती है अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से फिर उस चार्ज को फ्रेम करती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो पुलिस ने जो रिपोर्ट बोली उसी को चार्ज को फ्रेम किया जाए। मजिस्ट्रेट क्या करता है, कई बार देखता है कि नहीं ये चार्ज नहीं बल्कि ये चार्ज लगना चाहिए, तो चार्ज को फिर वहाँ पे बदल भी सकता है। मतलब बदल इन द सेंस कि वो वहाँ पे नहीं बदलेगा, चार्ज को लिखने के बाद वो जो पुलिस रिपोर्ट के लिखी होती है और रिपोर्ट के अनुसार भी नहीं, वो उसके थोड़ा अलग भी बदल सकता है। अच्छा, तो देखो इसीलिए लिखा है द स्टैंडर्ड टेस्ट प्रूफ एंड जजमेंट विच इज टू बी अप्लाइड फाइनली बिफोर द फाइंडिंग द एक्यूज्ड गिल्टी अदरवाइज इज नॉट इवन द एग्जैक्टली टू अप्लाइड द स्टेज ऑफ सेक्शन 227। देखो जो चार्ज लगा रहा है जरूरी नहीं है ना कि उसके ऊपर इसने यही कमिट किया है, लाइक कि उसके ऊपर 302 लगा दिया तो ऐसा नहीं कि उसने मर्डर किया है। क्या पता वो डिफेंस, यानी कि जब वो डिफेंस लेता है, जब वो ट्राइबल आगे की ओर बढ़ती है और वो जो है आपको डिस्चार्ज कर दिया था क्योंकि उसने वो क्राइम कमिट ही नहीं किया, प्रूफ नहीं होता। इसलिए जब तक फाइनल प्रूफ नहीं आती, फाइनल जजमेंट नहीं आती है, तब तक हम उसको गिल्टी नहीं मान सकते उस चार्ज के हिसाब से। वो बस एक चार्ज हमने फ्रेम किया है कि तुम्हारे खिलाफ जो एविडेंस है इससे तुम्हारे खिलाफ ये चार्ज पेश होते हैं, तो तुम इसको आगे की ओर बढ़ाओ। अच्छा, ये था अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का।
तो इसमें क्या हुआ था कि चार्ज इन अ मर्डर केस वेर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिसीज्ड वाइफ. इन हर स्टेटमेंट नो रोल वॉज फाउंड टू हैव बीन assigned to one of the accused. It was held that the charge was liable to be set aside. So in this case, accused along with co-accused visited the residence thrice before the occurrence when the deceased inquired about his frequent visit and the accused was perplexed. इसके बाद क्या जो फैक्ट थे कि कोर्ट के सामने उसके हिसाब से उन्होंने चार्ज फ्रेम किया सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी एंड साथ ही साथ सेक्शन 120 यानी कि इंडियन पीनल कोड, और इसको प्रॉपर माना गया. ठीक है. इसी के साथ एक और था केस जिसमें हुआ था क्या, किशन सेवा सहकारी समिति वर्सेस बच्चन सिंह. इस केस में भी क्या हुआ था असल में कि एक सेशन कोर्ट जो थे उन्होंने चार्ज को फ्रेम किया था एंड एक्यूशन सेक्शन 228 ऑफ सीआरपीसी ही इज आइदर एक्विट और कन्विक्टेड. इस केस में ये कहा गया था कि जब भी कोई चार्ज फ्रेम किया जाता है उसके बाद या तो एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, या तो उसको एक्विट कर दिया जाएगा. ठीक है, या तो छोड़ देंगे या तो फिर पकड़ लेंगे. आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज उस केस को जो है ड्रॉप नहीं कर सकते, यानी इस प्रोसीडिंग को हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं. ओके. एंड एक प्रोविजन है इसका जो हमारा 228 है क्लॉज 1 का, उसका एक प्रोविजन है. तो द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 228 क्लॉज 1 ऑफ द कोड इंजॉय अपॉन द सेशन जज टू ऑर्डर द ट्रांसफर ऑफ केस टू CJM यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर द ट्रायल आफ्टर ही हैड फ्रेम्ड द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड. बट दिस ओमिशन इज नॉट इलीगलिटी सिंस द ड्यूटी कास्ट अपॉन द सेशन जज इज ओनली डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी. वो एक डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको भेजना ही है. विच इंडिकेट दैट वर्ड्स ही may frame a charge against the accused. Therefore, any such failure to frame charge before transfer would not vitiate the proceeding. तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस चार्ज को भेज ही दे. लाइक उसने चार्ज फ्रेम किया और उसे लगता है कि ये CJM के द्वारा ट्राई करी जानी, तो ये मतलब एकदम कंपलसरी नहीं कि आपको भेजना ही है, मैंडेटरी नहीं है. वो जो है चाहे ही में अगर उसे लगता है कि भेज देना चाहिए तो भेज देना चाहिए, वो भेज देता है. मोस्टली एक बार एपेक्स कोर्ट की जजमेंट भी आई थी, उसमें कहा गया था कि ये बेटर होता है जब वो ट्रायल सेशन कोर्ट के अंदर चल रही है तो उसको भी ट्राई किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम केसेस को ट्रांसफर कर देते हैं तो मान लो सिमिलर फैक्ट नहीं मिलते हैं तो हो सकता है जो है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाए, इसीलिए अपने पास भी रख लेते हैं कई बार. इसके साथ एक मैं पॉइंट बताऊंगा एट द एंड, ये है केस एंड काउंटर केस. आपने सुना होगा केस और काउंटर केस जब एक साथ फाइल होती है तब क्या होता है. तो एक केस था इसी के लिए सेक्शन 228 से रिलेटेड, सुधीर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इस केस में क्या होता है, अ केस एंड अ काउंटर केस बोथ वेर कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन एज बोथ केस इन्वॉल्व ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द सेशन कोर्ट. बट आफ्टर हेयरिंग सुनवाई के दौरान उसे ये पता चलता है द जो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट थे, प्रिलिमिनरी आर्ग्यूमेंट ऑफ द सेशन जज फेल्ट दैट वन केस नो ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाई कोर्ट ऑफ सेशन इन इन्वॉल्व. यानी देखा कि इसमें जो है सेशन कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है. वेर एज इन द अदर केस उन्होंने देखा कि जो चार्ज है, जो भी चार्ज फ्रेम किया गया था वो सेशन कोर्ट के अंदर जो है ट्राइबल होना था. इट वॉज हेल्ड दैट इन सच सिचुएशन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सेशन कोर्ट, उसको ये जरूरी नहीं है कि सेशन कोर्ट 228 के अंदर चार्ज को फ्रेम करके और जो है हम CJM के पास भेज दें. यानी कि ये साफ साफ बताती है कि अगर वो चाहे तो उस केस को सेशन कोर्ट खुद ट्राइबल कर सकते हैं. यानी कि IPC की कोई भी सेक्शन, यानी कोई भी अगर सजा हो तो हमें पता है कि सेशन कोर्ट के पास क्या पावर होती है, सेम एज द हाई कोर्ट. बस जो डेथ सेंटेंस होती है उसके लिए उसको रेटिफाई करना पड़ता है हाई कोर्ट से. बाकी सारे के सारे पावर उसके और हाई कोर्ट के सेम होते हैं, इसीलिए वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है. तो IPC का कोई भी सेक्शन चले तो सेशन कोर्ट क्या कर सकती है, उस केस को ट्राई कर सकती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप लाइक करें एंड देन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लॉ पुत्रा को. थैंक यू सो मच.